Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the best beneficent. It's Muhammad Amir here with another topic of computer science. ओके बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, उस टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। तो ये टॉपिक हम पहले इसके बिग पिक्चर देखेंगे कि इस टॉपिक को हम किस तरह स्टडी करें। तो ये बिग पिक्चर बेटा आपके सामने है। आज के टॉपिक को 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिस्टम थ्योरी, फिर हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स, फिर हम देखेंगे सिस्टम ऑब्जेक्टिव मकसद सिस्टम के, इसके बाद हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे सिस्टम के, फिर हम सिस्टम का इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, और एंड पे हम देखेंगे कि सिस्टम में कम्युनिकेशन का अमल कैसे होता है या सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। यानी इसमें हमारा फोकस होगा सिस्टम पे कि सिस्टम थ्योरी क्या है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के मकसद कौन कौन से हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टम का इन्वायरमेंट या माहौल क्या होता है, और सिस्टम के कंपोनेंट्स की जो कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन का अमल वो किस तरह होता है। तो ये हमारी बिग पिक्चर है। एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आपको अटेम्प्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये है कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम्स थ्योरीज इन वेरियस डिसिप्लिन। यानी आपने सिस्टम थ्योरी की एक तो अहमियत बतानी है या लिखनी है, बयान करनी है, एंड फिर उसकी आपने बतानी है कि वो हमारे के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में सिस्टम थ्योरी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। रियल लाइफ में आपने देखना है कि सिस्टम थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टम थ्योरी क्या होती है। व्हाट इज सिस्टम थ्योरी। पहली बात, ये साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हैं या आपकी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर मौजूद है। यानी अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग थिंग्स एंड इन ह्यूमन सोसाइटी। यानी साइंस की एक ब्रांच जिसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, चाहे वो लिविंग थिंग्स के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं या आपकी या हमारी इंसान की सोसाइटी में मौजूद है, उनको हम स्टडी करते हैं। तो उस साइंस की ब्रांच को कहते हैं सिस्टम थ्योरी। अच्छा बेटा, अब सिस्टम थ्योरी जो होती है ये हमारी मदद करती है 3 काम। यानी सिस्टम थ्योरी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। उसमें हम इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग के हाउ सिस्टम एंड सब सिस्टम वर्क, सिस्टम कैसे काम करता है और सब सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। एक तो ये है, और दूसरा इसमें होगा कि हाउ दे आर कनेक्टेड, कि सिस्टम या सब सिस्टम आपस में कनेक्ट किस तरह होते हैं। और फिर हम देखें इसमें हम ये हमारी मदद करती है इस बात को समझने में कि हाउ दे ग्रो, के सिस्टम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे, ठीक है, एंड चेंज ओवर टाइम, कैसे उनमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। सिस्टम थ्योरी ये 3 काम करने में हमारी मदद करती है। हाउ सिस्टम एंड सब सिस्टम वर्क, हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड हाउ दे ग्रो एंड चेंज ओवर टाइम। ओके, नेक्स्ट में तो हम देखते हैं कि वेयर डू वी सी सिस्टम्स, कि सिस्टम क्या होते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द कहाँ पे सिस्टम नजर आते हैं। ये बड़ी अहम चीज है कि बार बार इस सिस्टम का लफ्ज आ रहा है। हम देखेंगे कि सिस्टम आप कहाँ पे हम सिस्टम देख सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम है। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर, तो उसमें इको सिस्टम जो है एक सिस्टम है। ऐसे ही वेदर साइकिल जो है, हमारे जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है, हमारे भी हमें नजर आ रहा है, ये नेचर में हमें नजर आ रहे हैं, इको सिस्टम है, वेदर साइकिल। फिर अगर हम ह्यूमन डिजाइन सिस्टम्स की बात करें, लाइक कंप्यूटर एक सिस्टम है, इंसान ने बनाया है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अपने इर्द गिर्द हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी दुनिया है, हम अपने जिस्म से स्टार्ट कर लें, अपनी बॉडी से स्टार्ट कर लें, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ब्रेन सिस्टम है, ठीक हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारे ऐसे ही अगर हम अपने घर में बात करें कितने कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हमारे घरों में कंप्यूटर चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द स्कूल हैं, अकेडमीज हैं, ठीक है, हमारा मौसम चेंज हो रहे हैं, बारिश आ रही है, ठीक है, तो ये सारे हमारे इर्द गिर्द सिस्टम्स ही सिस्टम्स हैं। हमें इर्द गिर्द अपने अपने अगर हम निगाह दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, तो हमें बहुत सारे सिस्टम्स अपने इर्द गिर्द ही नजर आएंगे। अब अगर हम सिस्टम की मजीद मिसालें देखें कि सिस्टम्स कैन बी, सिस्टम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कार है, कार एक सिस्टम। सिस्टम कोई प्रोसेस भी हो सकता है, लाइक एक स्कूल में दाखिले का प्रोसेस है, स्कूल एडमिशन प्रोसेस, ये भी एक सिस्टम है कि आपने स्कूल बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, तो ये भी सिस्टम है। यहाँ ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, लाइक एक मैथ का फार्मूला है,
लाइक अ मैथमेटिकल फार्मूला, ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिस्टम कोई प्रोसेस भी हो सकता है, और सिस्टम कोई आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन आता है कि सिस्टम थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है, सिस्टम थ्योरी अहम क्यों है। तो इसके दो तीन पॉइंट्स पे इसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इट गिव्स अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी इसकी मदद से हम अपनी दुनिया को मुख्तलिफ एंगल्स से समझ सकते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है, जिसके जो आपके सिस्टम नजर आ रहे हैं, आपने उनको समझना है तो मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको समझ सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें है हेल्प अस इम्प्रूव एंड टेक केयर ऑफ सिस्टम, यानी इसमें हम सिस्टम को इम्प्रूव भी कर सकते हैं या सिस्टम का ख्याल भी रख सकते हैं। यानी सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में और सिस्टम का ख्याल रखने में भी सिस्टम थ्योरी हमारी मदद करती है। और सिस्टम थ्योरी जो होती है वो और भी कई फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटिंग है। जैसे कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम डाटा की प्रोसेसिंग, ये सारी कंप्यूटिंग है। तो कंप्यूटिंग में भी सिस्टम थ्योरी इस्तेमाल होती है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग में भी सिस्टम थ्योरी इस्तेमाल होती है। इनको आगे हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे इन तमाम फील्ड में। ओके, अब बेटा रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सिस्टम की। जैसे हमें कंप्यूटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो इसकी एक मिसाल है स्कूल कंप्यूटर नेटवर्क। एक स्कूल है, वहाँ पे कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है। एक स्कूल है, वहाँ पे आईटी लैब है, और वहाँ कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना हुआ है। तो ये एग्जांपल है कंप्यूटिंग सिस्टम की। एक सिस्टम है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? कंप्यूटिंग सिस्टम है। और कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है? हाउ इट इज अ सिस्टम? क्यों? कंप्यूटर्स का हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क स्कूल में बना हुआ है तो वहाँ कंप्यूटर तो होंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, वहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ठीक है, और फिर इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिल के वर्क करती हैं, और टीचर और स्टूडेंट फिर फाइलें शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, यानी जहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट, और वहाँ पे लोग भी हैं, टीचर्स और स्टूडेंट, वुमेन है, जो है फाइलें शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए। तो हम कहेंगे कि स्कूल की जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक कंप्यूटिंग सिस्टम है, या इसकी एक मिसाल है। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी एक सिस्टम है, ये भी इसकी एक मिसाल है। जैसे इसमें आपका, इसमें सिस्टम, अगर हम इसकी सिस्टम की बात करें, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? माउथ है, स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, या अदर जो ऑर्गन जो इसमें काम हिस्सा लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये सारे मिलके करते क्या है? ब्रेक डाउन फूड एंड गिव एनर्जी टू द बॉडी। ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हजम करते हैं, और उससे एनर्जी जनरेट होती है, फिर एनर्जी हमारे जिस्म को प्रोवाइड करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक सिस्टम है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? बायोलॉजिकल सिस्टम है ये। ऐसे ही मजीद अगर हम देखें, इंजीनियरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एक ब्रिज है, एक पुल बनाया जाता है दरिया के ऊपर या नहर के ऊपर, तो ये भी एक सिस्टम है। कैसे ये एक सिस्टम है? इसमें कंपोनेंट्स, इसमें स्टील इस्तेमाल हुआ है, कंक्रीट इस्तेमाल हुई है, इसमें डिजाइन के प्लान्स तैयार किए गए हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई है, इसका मेथड कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीजें मिलके वर्क टुगेदर टू कैरी व्हीकल्स। ये क्या करती हैं कि व्हीकल सेफली ओवर वाटर और वैलीज, क्या यानी दरिया को अगर आपने पुल बनाया है, तो ये सारी चीजें मिलके, स्टील, कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन मेथड वगैरह मिलके क्या करते हैं? व्हीकल सेफली दरिया को पार कर सकते हैं, आप दरिया के ऊपर से, पानी के ऊपर से आप सफर कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग सिस्टम की मिसाल एक ब्रिज है। तो ये बड़ा सा रियल लाइफ की एग्जाम्पल थी सिस्टम की। इसमें कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम है, और इसमें इंजीनियरिंग सिस्टम है। और इसकी हमने मिसाल भी देखी है, जैसे स्कूल का कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कंप्यूटिंग सिस्टम है। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। और अगर हम एक ब्रिज की बात करें, एक पुल की बात करें, तो ये एक इंजीनियरिंग सिस्टम है। ओके, अब बेटा हम अपना अपने दूसरी बिग पिक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। जो हमारी दूसरी, जो हमारा दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे सिस्टम थ्योरी का, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ये पेपर में आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स के आपने बुनियादी तस्वुरात बताने हैं, एंड एलेबोरेट ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आपने उनके मकसद बताने हैं। सिस्टम क्या होता है, उसके मकसद क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स कितनी तरह के होते हैं, सिस्टम जो हम बनाते हैं या उसके ऑब्जेक्टिव कितनी तरह के होते हैं, और फिर हमने इनकी एग्जांपल्स भी देंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम कवर करेंगे अब लेक्चर के एक हिस्से में। ओके, तो
तो ये हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, बार बार लफ्ज हमारा सिस्टम आ रहा है। तो सिस्टम बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स या कंपोनेंट्स। सिस्टम एक पार्ट्स का या अज्जा का या कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होता है डेट वर्क टुगेदर, जो आपस में मिलके काम करते हैं टू अचीव अ गोल, एक खास मकसद हासिल करने के लिए इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, लेकिन एक खास माहौल के अंदर। ठीक है, तो सिस्टम में कंपोनेंट्स या पार्ट्स का ग्रुप होता है जो मिलके किसी खास एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर एक गोल अचीव करते हैं। ठीक हो गया। और ये सारा कुछ करने के लिए जो दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब तक सिस्टम के कंपोनेंट्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सिस्टम अपना गोल अचीव नहीं कर सकता या अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम की एक डेफिनेशन है। आगे हम देखते हैं कि सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो सिस्टम सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे एक थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, सिंपल सिस्टम है कि टेम्परेचर आपको बताएगी। आप बच्चा, आपको बुखार हुआ है, अपना टेम्परेचर चेक करना है, तो थर्मोस्टेट की मदद से आप थर्मामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिंपल सिस्टम है। ऐसे बड़ा सिस्टम कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। डॉक्टर बनने के लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है तो ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए। कार कार का जो मैकेनिक है, कितना समझना पड़ता है उसको। तो ये भी कम्प्लेक्स सिस्टम है कार जो है। ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ये भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो बड़ा बात बताने की है कि सिस्टम सिंपल भी हो सकते हैं और सिस्टम कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो दो इसकी ब्रॉड कैटेगरीज बनती हैं, तो सिंपल सिस्टम्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स सिस्टम्स भी हो सकते हैं। अब आपके सामने एक कार की मिसाल है, जो कि कम्प्लेक्स सिस्टम है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है सिस्टम ऑफ अ कार। इसमें अगर हम कार के कंपोनेंट्स की बात करें, इंजन कंपोनेंट है, रेडिएटर कंपोनेंट है, और तो इंटरप्शन के लिए माजरत है। तो एक पावर इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, लाइट वेटिंग मटेरियल है, फ्यूल स्टोरेज है, चार्जर है, बैटरी है। ये बेटा सारा मिलके कार बनती है। ये सारा मिलाएं तो क्या बनती है, एक आपकी कार बनती है। और कार एक क्या है, एक सिस्टम है। कार क्या है, एक यानी एक मिसाल है सिस्टम ऑफ अ कार, के कार आपका एक सिस्टम है। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं और ये सारे कंपोनेंट्स मिलके करते क्या है कि इसकी मदद से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। सिस्टम की दो ही निशानियां होती हैं कि सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे और कंपोनेंट्स आपस में मिलकर खास काम करेंगे और आपस में कम्युनिकेशन भी करेंगे। तो कार की मिसाल आपके सामने है कि ये एक सिस्टम है और इसकी मदद से हम सफर कर सकते हैं या ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो हमारा तीसरा जो इसका टॉपिक जो सिस्टम थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो तीसरी हमारी बिग पिक्चर है, तीसरा टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव। सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एवरी सिस्टम एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। हर सिस्टम बनाने के पीछे एक वजह होती है, अ गोल, यहाँ एक मकसद होता है। इट ट्राइज टू अचीव, जिसको सिस्टम हासिल करने की कोशिश करता है। तो हर सिस्टम को बनाने के पीछे एक वजह होती है, एक गोल होती है। इसी को कहते हैं सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, पर्पस। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग दिस गोल हेल्प्स अस मेक द सिस्टम बेटर एंड मोर एफिशिएंट। अगर हमें ये मकसद पता चल जाए, हम मकसद को समझ जाएं, तो सिस्टम को समझना हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता है और सिस्टम को मजीद बेहतर बनाना ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है, ये बुनियादी चीज है कि सिस्टम बनाया क्यों गया है। ये इसकी सिस्टम थ्योरी का ये बड़ा अहम चीज है कि सबसे पहले आप सिस्टम का ऑब्जेक्टिव समझे, बाद में आप बाकी चीजों की तरफ आएंगे। अच्छा, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कुछ तीन पॉइंट्स आपको सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई द सिस्टम एग्जिस्ट। एक तो हमारे लिए मदद करता है इस चीज को समझने में कि सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है, सिस्टम क्यों बनाया गया है। और दूसरा, टेल अस व्हाट द सिस्टम इज सपोज्ड टू डू। दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम क्या करने के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया है और सिस्टम ने करना क्या है। और तीसरा पॉइंट है, हेल्प्स अस इंप्रूव और फिक्स द सिस्टम व्हेन नीडेड। जब हमें जरूरत पड़ रही है तो सिस्टम को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसके अगर प्रॉब्लम्स आती है उनको फिक्स भी कर सकते हैं। यानी अगर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा तो सिस्टम को समझना भी आपके लिए आसान है, उसकी वर्किंग को समझना भी आपके लिए आसान है। और अगर उसको आपने उसको इम्प्रूव करना है, उसको उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको आपने फिक्स करना है, प्रॉब्लम रिमूव करनी है, तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, यही इसकी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि रियल लाइफ में इसकी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं,
लाइक एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका क्या मकसद है? मूव पीपल और गुड्स सेफली एंड क्विकली। जैसे रेलगाड़ी होती है, तो उसमें लोगों को भी लेके जाती है और इसके जरिए हम सामान भी लेके जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ये इसका मकसद है, और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, ये उसको प्रोसेस करता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है, इसका मकसद है डाटा को प्रोसेस करना। थर्मोस्टेट, ये एक सिस्टम है। ये क्या करता है? कीप द रूम एट स्टेडी टेम्परेचर, यानी आपके कमरे के टेम्परेचर को स्टडी रखता है। तो ये भी एक सिस्टम है। इसका थर्मोस्टेट का ऑब्जेक्टिव है रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर एक कार का इंजन है, एक कार है, एक इंजन है उसका, ये क्या करता है? टर्न फ्यूल इनटू मोशन एफिशिएंटली, यानी ये फ्यूल को फिर एनर्जी में बदलता है, उससे भी कार हरकत करती है। यानी कार के इंजन का काम इसने फ्यूल लेना है और फिर से फ्यूल की मदद से एनर्जी जनरेट करनी है, उससे भी कार हरकत करती है। तो कार कार के इंजन का ये मकसद है। ऐसे अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, इंसानी दिमाग है, ये क्या करता है? अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस, यानी ये हमारे सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसका रिस्पॉन्ड करता है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, ये एक मेरी जुबान से सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन को, और ब्रेन इसको समझता है, और फिर मैं बोल सकता हूँ, या फिर हम लोग बदल के काम कर सकते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन का काम है, इसने अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्ड करना है सेंसेस को जो भी बॉडी से मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की। अब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की कुछ किस्में भी होती हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की अगर हम पहले नंबर पे जो आता है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की अगर हम टाइप्स करें तो पहली टाइप बनती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वो सिस्टम जो कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन को और जो को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट या दूसरा भेजा जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। और इसकी मिसाल है ह्यूमन ब्रेन। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो भी उसे सेंसेस से मिलती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी काम करती है। तो ये ह्यूमन ब्रेन एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसी अगर हम बात करें इसकी, जो दूसरी किस्म है, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिस्टम टू वर्क। यानी ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, सपोर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम को वर्क करने के लिए। और इसकी मिसाल है सेल फोन। एक सेल फोन है हर बंदे के पास, आजकल मेरे पास भी है, आपके पास भी है। सेल फोन जो है, स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, टच वाला मोबाइल फोन भी हम इसको कहते हैं। तो सेल फोन जो होता है ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन, कि इसके ऊपर हम बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। आप इस पर यूट्यूब चला सकते हैं, आप इस पर फेसबुक चला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फोन, जिसके ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को फर्दर रन कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल फोन या स्मार्टफोन सपोर्टिंग अदर सिस्टम, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये दूसरी किस्म है। एक और होता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल। ये सिस्टम जो बनाए जाते हैं कुछ खास मकसद को अचीव करने के लिए, यानी कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस। कुछ सिस्टम होते हैं जो खास काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसकी मिसाल है सिंपल थर्मोस्टेट सिस्टम। क्या है? इसने आपके कमरे का या एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट ये एक सिस्टम बनाया गया है और एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, हम रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना या एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो इसकी कैटेगरी आएगी अचीविंग स्पेसिफिक गोल। तो ये तीन जो तरह के सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकता है ऑब्जेक्टिव, सपोर्टिंग अदर सिस्टम ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या अचीविंग स्पेसिफिक गोल ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी सिस्टम का। ओके, ये एक तस्वीर के जरिए भी आपको बता दिया नजर आ रहा है कि ब्रेन जो है ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, या ह्यूमन ब्रेन होता है। तो सेल फोन जो है ये सपोर्टिंग सिस्टम की मिसाल है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम। और ये थर्मोस्टेट जो होता है ये अचीविंग स्पेसिफिक गोल उसकी मिसाल है। ये तीन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव जो आपके कोर्स का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसकी मिसाल है ब्रेन। सपोर्टिंग अदर सिस्टम, इसकी मिसाल है सेल फोन। एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल, और इसकी मिसाल है थर्मोस्टेट। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा जो मेन बिग पिक्चर है, हमारा जो चौथा टॉपिक है सिस्टम थ्योरी का, वो है कंपोनेंट्स। अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग इसमें बन सकता है वो क्या है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड द एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम। क्या आपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, पहला हिस्सा, और फिर आपने सिस्टम का एनवायरनमेंट भी बताना है और इनकी सिग्निफिकेंस बतानी है
इनकी अहमियत क्या है, और फिर आपने अंडरस्टैंडिंग दी रिस्पेक्ट के, इनको अंडरस्टैंड कैसे करना है उसको डिस्कस करना है, और फिर आपने सिस्टम के इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है। तो ये 3-4 चीजें हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आगे फर्दर हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सिस्टम कंपोनेंट्स? तो बेटा कंपोनेंट्स का मतलब होता है, कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दैट मेक अप अ सिस्टम, जिनसे एक सिस्टम बनता है। इन सिस्टम को बनाने के लिए जो हम अज्जा इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जो पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कंपोनेंट्स। और ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेशल जॉब टू डू, और हर कंपोनेंट का अपना खास काम। यानी कंपोनेंट से मिलके सिस्टम बनता है, और कंपोनेंट्स ही मिलके सिस्टम के जो मकासद हैं वो पूरे करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है ये बुनियादी चीज है सिस्टम का। यानी कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऐसे हम एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने के हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। सिस्टम बनाने के लिए हम पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिनको कंपोनेंट्स कहा जाता है, और यही मिलजुल के सिस्टम का मकसद पूरा करते हैं। तो ये थी सिस्टम की डेफिनेशन। अब मेरा सिस्टम के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई आर कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट? तो एवरी कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स हाउ द सिस्टम वर्क। मतलब हर जो कंपोनेंट है सिस्टम का वो कंट्रीब्यूट करता है सिस्टम की वर्किंग में। तो इससे ही आपको अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि सिस्टम ने कोई अपना जॉब परफॉर्म करनी है, और उस जॉब परफॉर्म करने में उसके कंपोनेंट्स ने काम करना है। गाड़ी है, गाड़ी के पहिए हैं, अगर पहिए ही ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसे? इंजन आपने स्टार्ट कर लिया, गियर भी लगा दिया, लेकिन पहिए नहीं लगे हुए गाड़ी के, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो गाड़ी के जो व्हील्स हैं उसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम की वर्किंग में, और ये क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं कुछ चीज़ों को जानने में। जैसे पहला पॉइंट है, नो हाउ द सिस्टम वर्क। सिस्टम कैसे काम करता है, कंपोनेंट्स हम जान सकते हैं। प्रॉब्लम अगर हमने फाइंड करनी है, तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें ये हमारी मदद करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर करने में, अगर हमें कंपोनेंट्स का पता होगा तो हम इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। मेक अ बेटर डिजाइन, हम सिस्टम का डिजाइन बेहतर कर सकते हैं कंपोनेंट्स का। अगर यानी अगर हम कंपोनेंट्स का हमारे पास नॉलेज है, कंपोनेंट्स हम सिस्टम के जानते हैं, तो सिस्टम को हम उसकी वर्किंग बेहतर कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को जान सकते हैं, उसके कोई मसला आता है उस मसले को फिक्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। और सिस्टम का यहाँ तक सिस्टम का बेटर डिजाइन, सिस्टम का डिजाइन भी बदला जा सकता है अगर आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज है। तो कंपोनेंट्स को जानना बेटा बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स आपस में मिलजुल के कैसे काम करते हैं। हाउ कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। अब बेटा बड़ी बुनियादी चीज है कि तमाम कंपोनेंट्स का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। ऑल कंपोनेंट्स मस्ट वर्क। मस्ट का मतलब होता है लाजमी, यानी सारे कंपोनेंट्स का मिलजुल के काम करना लाजमी है। इफ वन कंपोनेंट फेल, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो आपका पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा या काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिस्टम का आपस में मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी है। कार है, कार का अगर एक चीज में भी खराबी आ जाए तो कार की वर्किंग डिस्टर्ब होती है। ठीक हो गया, तो इसलिए अगर एक कंपोनेंट भी फेल होता है तो सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और जो कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इफेक्ट कम होता है, लेकिन सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है कंपोनेंट्स के फेल होने का। और व्हेन ऑल कंपोनेंट्स वर्क प्रॉपरली, और अगर हम सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हो तो सिस्टम कैन अचीव, फिर सिस्टम अपने मकसद अचीव करेगा, अपना गोल अचीव करेगा। तो तमाम कंपोनेंट्स का वर्किंग में होना जरूरी है, आपस में कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि सिस्टम अपना गोल अचीव कर सके। ओके, आगे है बेटा जी, हमको रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं सिस्टम्स की। पीछे भी हम काफी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पहली एग्जांपल है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि बेटा हम सब्जेक्ट ही कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें रियल लाइफ एग्जांपल मैंने शामिल की है कंप्यूटर सिस्टम। अब बेटा अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें, उसमें मॉनिटर आ जाएगा, ये कंपोनेंट है। आप भी मुझे किसी स्क्रीन पे ही सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है या मॉनिटर की स्क्रीन है या टैब की स्क्रीन है, तो ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कीबोर्ड है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस है। तो ये 4 बुनियादी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। और भी होते हैं जिनको कंप्यूटर का हम हार्डवेयर भी कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं, और ईच पार्ट,
ईच पार्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल। हर पार्ट का एक खास काम है। मॉनिटर का एक काम है आउटपुट दिखाता है, कीबोर्ड का काम है टेक्स्ट का काम इनपुट वेरी करना, सीपीयू का काम है डाटा को प्रोसेस करना, माउस का काम है कंप्यूटर को कमांडें देना। तो बेटा हर पार्ट का एक खास काम है और ये मिलजुल के काम करते हैं। यूज अ कंप्यूटर, फिर हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपने मसाइल हल कर सकते हैं। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को हमने डाटा देना है, उसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेसिंग करनी है, उसमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे, और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आउटपुट देनी है, उसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो सारे कंपोनेंट्स मिलके एक अपना खास काम पूरा करते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स करते हैं। ओके, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम की एक कंपोनेंट्स आपके सामने है। पिक्चर है, बुनियादी पिक्चर कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर को हम सबसे पहले इनपुट देते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस या इनपुट कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इनको इंटरफेस कंपोनेंट्स भी कहते हैं। यहाँ से ये इनपुट आती है सीपीयू के पास। ठीक है, सीपीयू में फिर आपका रजिस्टर होते हैं, इसमें लॉक कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें एएलयू एक्सपेंड लॉजिक यूनिट होता है, ये मेमोरी इसमें साथ जुड़ा होता है। तो ये सारा काम यहाँ पे, इनपुट यहाँ पे आती है, आउटपुट को प्रोसेस किया जाता है, और यहाँ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में आउटपुट मिलती है। ये पूरा एक साइकिल है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लाइक हमने कंप्यूटर को डाटा और दायरा इनपुट दी, सीपीयू ने या कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और हमें आउटपुट दी जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इनपुट के लिए रहता कंपोनेंट्स है, प्रोसेसिंग के लिए रहता कंपोनेंट्स है, डाटा को स्टोर करने के मेमोरी ये रहता कंपोनेंट्स है, और आउटपुट देने के लिए रहता कंपोनेंट्स है। ये कंप्यूटर के कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, कि कंप्यूटर एक सिस्टम है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, और ये मिलके अपना जो डाटा प्रोसेसिंग का जो मेन काम है कंप्यूटर का, उसको परफॉर्म करते हैं। ओके, अब बेटा देखते हैं हम सिस्टम का इन्वायरमेंट क्या होता है। जो हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है कि सिस्टम का इन्वायरमेंट क्या होता है। सिस्टम को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, सिस्टम के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, सिस्टम के हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सिस्टम का इन्वायरमेंट। और एक बात और आपने याद रखनी है, ये जो मेन टॉपिक है वो है सिस्टम थ्योरी और थ्योरी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की थ्योरी हम रीड कर रहे हैं, जिसमें हम अब इन्वायरमेंट को देखेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है सिस्टम का, बेटा इन्वायरमेंट क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे, व्हाट इज द एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। अच्छा बेटा, द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इन्वायरमेंट के अंदर वो तमाम चीजें शामिल हैं आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम से बाहर पड़ी होती है, या दैट इंटरेक्ट, जो सिस्टम से राब्ता करती है। कोई भी सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, जो उससे राब्ता करेंगी, या वो इनडायरेक्टली भी राब्ता कर सकती हैं, डायरेक्टली भी राब्ता कर सकती हैं, उनको उसका इन्वायरमेंट कहते हैं, माहौल कहते हैं। जैसे जैसे हमारा हमारा एक घर है, हमारे घर का एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये वही चीज है, कंप्यूटर का भी इर्द गिर्द जो होता है उसका माहौल होता है, जो उसके इर्द गिर्द चीजें पड़ी होती हैं, जो उससे इंटरेक्ट करती हैं, वो उसका माहौल है। और इट कंटेन ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। अच्छा, सिर्फ चीजें, इसमें कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक मौसम है, हमारा एक स्कूल है, एक एजुकेशन सिस्टम है, उस पर मौसम इफेक्ट करता है, उसके माहौल के अंदर वेदर भी शामिल है, कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। जैसे आप लोग वैसे छुट्टी कर लेते हैं, बारिश होती है बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, तो बारिश हो रही है कि हम स्कूल नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये एक मैंने एक आपके रियल लाइफ की एग्जाम्पल दे दी है कि स्कूल, बारिश होती है बच्चे स्कूल नहीं आते, ठीक है। तो क्योंकि बारिश एक फैक्टर है जो स्कूल पे इफेक्ट करता है। तो बात बताने का मकसद ये है कि सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है, उसमें आउटसाइड जो चीजें होती है वो भी शामिल है, जो एक्सटर्नल आउटसाइड चीजें पड़ी वो भी शामिल है, और एक्सटर्नल फैक्टर भी शामिल है, सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, आपको उस पर असर डालते हैं। तो इसको कहते हैं सिस्टम का इन्वायरमेंट या सिस्टम का माहौल। अब बेटा माहौल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिस्टम व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है। तो द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। बेटा इन्वायरमेंट से सिस्टम की परफॉर्मेंस और बिहेवियर पे असर पड़ता है, और यानी जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतना सिस्टम की परफॉर्मेंस और बिहेवियर, ये रियल लाइफ भी ऐसी है। अगर आप बच्चे को किसी अच्छे माहौल में भेजेंगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, अगर बच्चा बुरे माहौल में, बुरी साइड में, बच्चा बुरा हो जाएगा। तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और सिस्टम का जो बिहेवियर है वो सिस्टम के डिपेंड करता है सिस्टम के इन्वायरमेंट पे। एक तो ये चीज है, और दूसरा इट प्रोवाइड इनपुट टू सिस्टम। जो इनपुट हम सिस्टम को देते हैं वो भी उसके इन्वायरमेंट से मिलती है, और फिर उसकी हमें आउटपुट मिलती है। यानी इनपुट देने के लिए भी सिस्टम का इन्वायरमेंट ही इस्तेमाल किया जाता है, और आउटपुट जो सिस्टम की आती है वो भी सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर ही हमें मिलती है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट सिस्टम्स कैन अडॉप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अच्छा, जो स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं ना, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, सो दे कीप वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, इसमें मुराद ये है कि सिस्टम्स
वो अपनी जो चेंजिंग है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कहीं कोई तब्दीली आती है, सिस्टम उसको चेंज अब अडॉप्ट करे। जैसे अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग में अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, टीचिंग में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आ गया है। तो मुझे चाहिए कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको चाहिए कि आप पढ़ने के लिए एआई के टूल इस्तेमाल करें। या जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, या आप, तो आप ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब का इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, ये लेटेस्ट ट्रेंड है ना। तो ऐसे ही जो स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट जो भी तब्दीली आती है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो ये था सिस्टम की जो इन्वायरमेंट होता है उसकी इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे बेटा एक टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें हम जो सिस्टम का इन्वायरमेंट होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर हम सिस्टम के जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सिस्टम के इन्वायरमेंट की चार बुनियादी खसूसियात हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है, ये आपको टेबल में भी नजर आ रही हैं। स्टैटिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट, डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, स्टैटिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट, डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। पहले इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे और साथ फिर हम इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या है। अब स्टैटिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ऐसा इन्वायरमेंट दैट स्टेज द सेम, जो बदलता ही नहीं है अंटिल द सिस्टम, जब तक हम नहीं उसे बदलते, तो इसको कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो सेम रहता है जब तक सिस्टम उस इन्वायरमेंट को नहीं बदलता, उसको स्टैटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इसकी मिसाल है, कैलकुलेटर स्क्रीन रिमेन्स ब्लैंक अंटिल यू प्रेस अ बटन। कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल करना है, तो जब तक आप कैलकुलेटर का कोई बटन प्रेस नहीं करोगे स्क्रीन पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा। यानी कैलकुलेटर आपके सामने पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। जब तक आप माहौल के उसमें कोई बटन नहीं प्रेस करोगे उस वक्त तक उसकी सीन नहीं बदलेगी। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है ये स्टैटिक इन्वायरमेंट है। अच्छा, एक होता है डायनामिक इन्वायरमेंट, उसके उलट होता है। इन्वायरमेंट चेंजेस ऑन इट्स ओन, जो अपने आप को खुद ही बदलता रहता है इवन विदाउट द सिस्टम एक्शन। यानी अगर सिस्टम कुछ भी ना करे तो डायनामिक इन्वायरमेंट अपने आप को बदलता रहता है। उसकी मिसाल है वेदर, मौसम। वेदर जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, ठीक है, सैलाब आ रहे हैं, तो वेदर बदलता रहता है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश आ जाती है, तो वेदर चेंजेस ओवर टाइम। तो ये एक डायनामिक इन्वायरमेंट है। वेदर पे इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। वेदर हम मैं चाहूँ जी आज बारिश हो जाए, नहीं हो सकता। मैं चाहूँ बारिश ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट सिस्टम। यानी ऐसा इन्वायरमेंट जो बदलता रहता है विदाउट सिस्टम्स एक्शन या विदाउट एनी इनपुट, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। तो ये स्टैटिक और डायनामिक, डायनामिक होता है चेंज होने वाला और स्टैटिक होता है ना चेंज होने वाला, स्टैटिक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट कौन सा होता है? द फैक्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट इज सर्टेन। यानी इस सिस्टम को अगर हम इनपुट, इसकी जो आउटपुट होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है। यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें इस सिस्टम की आउटपुट हमें पहले ही पता होती है। इसकी मिसाल है प्रेसिंग प्रिंट सेंड द डॉक्यूमेंट टू द प्रिंट। यानी आपने प्रिंट निकालना है, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसका प्रिंट निकालना है, तो जैसे ही आप प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे या कंप्यूटर को प्रिंट की कमांड देंगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आपको पता है कि जैसे ही मैं प्रिंट की कमांड दूंगा, प्रिंटर चल रहा है, उसमें स्याही भी है, कंप्यूटर भी चल रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट भी तैयार है, जैसे ही मैं प्रिंट को प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रिडिक्टेबल है कि प्रिंट निकलेगा। वो हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिंटर में पेज फंस गया है या बाहर नहीं आया, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रिडिक्टेबल होता है, इसकी आउटपुट हमें पहले से पता होती है। वो लेकिन कभी कभार हो भी सकती है, कभी कोई फर्क आ जाए, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? द फैक्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट इज अनसर्टन। यानी इसकी जो आउटपुट होती है वो अनसर्टन होती है, रैंडम होती है, हम इसकी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि आउटपुट कैसी आएगी। और इसकी मिसाल है ट्रैफिक कंडीशन, प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक की कंडीशन का आपको नहीं पता कि ट्रैफिक कितनी होगी। एक बंदा आपसे पूछता जी मैंने बाजार जाना है तो बाजार में कितना रश होगा, ये तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ठीक है, तो क्या पता रश हो, क्या पता रश ना हो। ठीक हो गया, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है।
तो ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। तो ये बेटा 4 टाइप्स हैं इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज की। स्टैटिक इन्वायरमेंट जो बदलता नहीं है, सेम रहता है जब तक सिस्टम इसको नहीं बदलता। डायनामिक इन्वायरमेंट जो खुद ब खुद बदल जाता है सिस्टम के एक्शन के बगैर। डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट जिसकी आउटपुट जो है अनसर्टन होती है, सर्टन होती है या प्रीडिक्टेबल होती है। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है इसकी आउटपुट जो अनसर्टन होती है या अनप्रिडिक्टेबल होती है या रैंडम होती है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम की जो इन्वायरमेंट की जो प्रॉपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आखिरी जो हमारा इस लेक्चर का जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन देखेंगे कि सिस्टम के कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन कैसे होती है। पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम टॉक, कि सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से कैसे आपस में रब्ता करते हैं, टॉक करते हैं और वर्क टुगेदर या कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं टू कंप्लीट टास्क को काम करने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब है सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं और आपस में वर्क टुगेदर कैसे करते हैं सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। तो ये होती है कम्युनिकेशन। अब बेटा कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा सबसे पहली बात, ये सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करती है। अगर आप सिस्टम चाहते हैं कि अपनी आउटपुट प्रॉपर दे, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करे, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा, हेल्प अचीव द सिस्टम मेन गोल। इससे ये सबसे मेन पॉइंट है, सिस्टम का जो मेन गोल है, लाइक कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करना है, तो जब तक सीपीयू इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी, डाटा की प्रोसेसिंग नहीं होगी। इनपुट डिवाइस से इनपुट देना जरूरी है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट से हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये जो है कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की बहुत जरूरी है, वरना सिस्टम अपना गोल पूरा नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कंप्यूटिंग सिस्टम, लाइक अभी मैंने आपको कंप्यूटर की मिसाल दी है कि सीपीयू ने मेमोरी से राब्ते में रहना है। सीपीयू ने जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो मेमोरी में जाती है। मेमोरी से मतलब कंप्यूटर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सीपीयू ने मेमोरी के साथ राब्ते में रहना है, क्योंकि वहीं से उसने डाटा उठाना है, वहीं से उसने डाटा उठानी है और डाटा को प्रोसेस करना है डाटा के साथ। तो सीपीयू का और मेमोरी का राब्ते में रहना बहुत जरूरी है, ताकि वो फेच कर सके, स्टोर कर सके डाटा को, वहाँ ले भी सके, उसमें डाटा को रख भी सके प्रोसेस करने के बाद। अगर हम ऐसी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, इंसान का एक ब्रेन है, ब्रेन का मसल के साथ राब्ते में रहना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी मसल को हमने मूव करना है तो सिग्नल किसको जाना है? ब्रेन को। यानी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए मसल से ब्रेन का सिग्नल जाना जरूरी है, फिर ब्रेन से हिदायत आएंगे, हमारा मसल मूव करेगा। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेशन की, के सिस्टम के कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन करना इंतहाई जरूरी है। सिस्टम का मेन गोल अचीव करने के लिए जरूरी है, वरना आपका सिस्टम बेकार है हमारे लिए। फिर हम देखते हैं बेटा सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है। सिस्टम्स का इंटरेक्शन कैसे होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। अच्छा जी बेटा, एवरी सिस्टम रिसीव इनपुट फॉर द इन्वायरमेंट। बेटा आपने किसी भी सिस्टम को इनपुट देनी है, वो आपने उसके इन्वायरमेंट से देनी है। वरना आप, जैसे आपने कंप्यूटर को इनपुट देनी है, तो आप कीबोर्ड या माउस इस्तेमाल करेंगे। इनपुट डिवाइस ये सिस्टम का इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इनपुट डिवाइसेज ये सिस्टम का इन्वायरमेंट बाहर पड़े, सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। कीबोर्ड और माउस बाहर पड़े होते हैं, तो सिस्टम का इन्वायरमेंट है। तो सिस्टम जो होता है वो इन्वायरमेंट से इनपुट देता है और फिर हमें आउटपुट देता है उसके ऊपर काम कर। ठीक है, इस तरह इंटरेक्शन होता है सिस्टम का अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, हेल्प द सिस्टम अडॉप्ट, रिस्पॉन्ड एंड फंक्शन इफेक्टिवली। यानी अगर हम सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ रब्ता करेगा, तो उससे सिस्टम जो है वो फंक्शन प्रॉपरली कर सकता है, रिस्पॉन्ड प्रॉपरली कर सकता है। ठीक है, सिस्टम में उनको तब्दीली आती है, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए सिस्टम का अपने इन्वायरमेंट के साथ रब्ता जरूरी है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें एक जो वेदर को मॉनिटर करता है, जो बता दिया जाता है कि बारिश होगी नहीं होगी, अगले 7 दिन मौसम ऐसा रहेगा, तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। तो गेट्स डाटा फ्रॉम सेंसर, ये सेंसर से इसको डाटा मिलता है। गिव फोरकास्ट, पहले ये डाटा लेता है सेंसर से और फिर ये फोरकास्ट करता है और फिर ये यूजर को बताता है या अपडेट करता है कि मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, यानी आपका वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर जो है प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर से रब्ता करता है। अगर हमने कंप्यूटर में कोई चीज स्कैन करनी है तो स्कैनर से रब्ता किया जाता है, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, कीबोर्ड माउस भी इस तरह आते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, अगर हम जानवर जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं प्लांट्स के साथ। अब एक जानवर प्लांट खाता है, तो एनिमल इंटरेक्ट करता है पौधों के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ। एक जानवर दूसरे जानवरों को भी खा सकता है।
ठीक है। तो एनिमल्स प्लांट के साथ भी इंटरेक्ट करता है, ये उसका एनवायरमेंट है। दूसरे एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है फूड बनाने के लिए, ये भी इसकी मिसाल है। तो सिस्टम, बात हुई है कि सिस्टम का अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करना बड़ा जरूरी है, कम्युनिकेशन करना बड़ा जरूरी है। ये कम्युनिकेशन है, यानी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, सिस्टम के कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन। तो सिस्टम के कंपोनेंट्स जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो अपने एनवायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और यानी अगर कम्युनिकेशन ना हो तो सिस्टम वैसे ही काम करना छोड़ देगा, सिस्टम अपना गोल अचीव नहीं करेगा, सिस्टम अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये बेटा था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपने तो समझा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।